Hello and welcome to the fourth episode of the installment all about breast milk. इस एपिसोड में हम देखेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग में चैलेंजेस क्या-क्या होते हैं, क्या ऐसी तकलीफें हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसकी वजह से माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग उतने अच्छे से उतने आसानी से ना करा पाए। आज फिर से हमारे साथ है डॉक्टर पल्लवी बापट पिंगे, a developmental pediatrician from Nagpur. Welcome, ma'am. Hello everyone. So, like I said, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे साथ क्या-क्या ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो नए मदर्स फेस करते हैं, जिससे कि उनको ब्रेस्ट फीडिंग में डिफिकल्टीज फेस होती है। एक तो इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि एक सब्स्टिट्यूट्स का इजीली अवेलेबल होना अपने आप में एक चैलेंज है, जिसके वजह से उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है या इजीली डिस्ट्रैक्शन एक हो जाता है ब्रेस्ट फीडिंग में। आज कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स जो है उसको हम डिस्कस करना चाहेंगे। तो जिसमें से सबसे पहले जो हम काफी सुनते हैं कि कुछ मदर्स बोलती है कि उनको इन्वर्टेड निपल्स या फ्लैट निपल्स का इशू है, जिसकी वजह से बेबी लैच नहीं कर पा रहा है। तो ये क्या इशू है और इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? फ्लैट निपल या इन्वर्टेड निपल या रिट्रैक्टेड निपल ऐसी टर्मिनोलॉजीज हमें सुनने मिलती हैं जो कि एक वन ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। तो इसमें हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि जो रेस्टिंग स्टेट ऑफ ब्रेस्ट होता है, मतलब जब बच्चा ब्रेस्ट पे नहीं ले रहा है उस टाइम पे जो निपल का स्टेट है उसको सिर्फ देखने से यू कैन नॉट डिसाइड कि ये फ्लैट निपल है या रिट्रैक्टेड निपल है। उसका रीजन है क्योंकि हमें वहां पे देखना है कि जो निपल है उसकी जो एबिलिटी टू एक्सटेंड है वो कितनी है। तो उसके लिए पहले मैं एक बार मैकेनिज्म जो है वो फिर से एक बार बताना चाहूंगी कि बेबी ने जो है, बेबी का माउथ जो है वो निप्पल और उसके आजू बाजू जो एरियोला है उसको पकड़ते आना चाहिए उसे, और फिर वहां से जो मिल्क डक्ट्स इधर जो है वो मिल्क डक्ट्स पे वो प्रेशर जब आएगा तब मिल्क उसमें से बाहर निकलेगा। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। लेकिन अगर ये निप्पल जो है ये फ्लैट रहेगी तो जो बच्चे ने वो पूरा टिश्यू, एरियोला का भी टिश्यू जो अंदर लेना है और सील वहां पे क्रिएट करना है वो नहीं हो पाता है। इसीलिए फ्लैट निप्पल होना या इन्वर्टेड निप्पल होना ये एक प्रॉब्लम होता है। बट उसके लिए जैसे मैंने कहा कि हमें निप्पल प्रोट्रैक्टिलिटी टेस्ट करके देखना चाहिए। उसका मतलब क्या है कि अगर जैसे ये निप्पल है तो उसको हमने खींच के देखना है आगे की तरफ, वेदर इट हैज एबिलिटी टू कम अहेड और नॉट। इफ इट हैज द एबिलिटी टू कम अहेड, इसका मतलब कि जब बच्चा ब्रेस्ट पे आएगा तो वो चीज आगे आ सकती है। लेकिन जब हम ये कोशिश कर रहे हैं और करते समय निप्पल और अंदर जा रही है, देन इट इज इन्वर्टेड या रिट्रैक्टेड निप्पल। तो ये ऐसे टेस्ट हम खुद कर सकते हैं और खुद टेस्ट करके समझ सकते हैं कि ये निप्पल एक्चुअली फ्लैट है या फिर इट इज जस्ट इन द रेस्टिंग पोजीशन लाइक दैट। ये एक चीज हो गई। और दूसरा एक और है कि यही चीज हम प्रेगनेंसी में ड्यूरिंग द लास्ट ट्राइमेस्टर भी ऑब्जर्व करना शुरू कर सकते हैं, एंड वहां पे हल्का सा मसाज भी हम कर सकते हैं। बट ऑल्सो ऐसा कुछ ये नहीं है कि अगर आपका प्रेगनेंसी के टाइम में निपल रेस्टिंग पोजीशन में फ्लैट लग रहा है तो वो आगे जाके वैसे ही रहेगा, बिकॉज आफ्टर डिलीवरी, बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस इन द बॉडी प्लस बेबीज एबिलिटी टू सक, इन दोनों की वजह से निप्पल की लेंथ जो है, लेंथ और डायमीटर दोनों बढ़ जाता है। एंड इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन स्टडीज कि इट इज 3 times देन व्हाट इट वाज। मतलब वो निप्पल अगर इतनी सी दिख रही है तो अच्छी खासी इतनी बड़ी हो सकती है आफ्टर डिलीवरी, एंड इवन डायमीटर भी उसका डबल हो सकता है। तो इस तरीके से ये फ्लैट निप्पल के बारे में हम हमारा जो नॉलेज है वो अपडेटेड रख सकते हैं ताकि हमें एंजाइटी ना हो उस बारे में। और दूसरा है कि अब इसको अगर है ही, सपोजिटली वी आर डूइंग द टेस्ट एंड वी कम टू नो इट इज गोइंग बिहाइंड ओनली, तो फिर उसमें फिर बच्चा जो है वहां पे लैच नहीं कर पाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक मेथड होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड सिरिंज टेक्निक। तो मैं आपको दिखाऊंगी वो कैसी है। एक नॉर्मल सिरिंज 10 ml की सिरिंज हम लोग बोलते हैं लेने के लिए, जो कि ये ऐसी दिखती है। ठीक है, ये सिरिंज है, ये सिरिंज है और ये उसका पीछे सक्शन के लिए होता है। ठीक है, प्लंजर होता है। ये एक्चुअल सिरिंज है, लेकिन हमें क्या करना है, ये प्लंजर पूरा निकाल देना है और इस सिरिंज को सामने की साइड से कट करके इसको ऐसे 2 हिस्से कर देना है। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है ये हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। अब हमें ये प्लंजर उल्टी तरफ से, उसकी रेगुलर डायरेक्शन से नहीं, अपोजिट साइड से, जहां हमने कट एंड है वहां से अंदर डालना है। ठीक है,
अब अगर ये निप्पल है तो ये निप्पल पे ये इसको ये करेंगे, प्लेस करेंगे, फिक्स करेंगे और फिर इससे सक्शन क्रिएट करेंगे, इसको खींचेंगे। तो जब हम ये सक्शन क्रिएट कर रहे हैं उस वजह से, बिकॉज द निप्पल हैज द एबिलिटी टू रिट्रैक्ट और टू प्रोलॉन्ग, तो वो यहाँ पे सामने आने लगती है। तो इसीलिए ये ऐसे करने की वजह से यहाँ पे आपको दिखेगा कि निप्पल का वो प्रॉपर एक बल्ज बना है, जो कि जरूरी है बच्चे ने ब्रेस्ट पे लेने के लिए। और ये ऐसा फिर हम जो मदर्स जिनको इन्वर्टेड निप्पल है उनको हम ये करने के लिए बता सकते हैं। एंड दिस हैज टू बी डन एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल इन अ डे, ठीक है। एंड प्रेफरेंशियली बिफोर फीडिंग द चाइल्ड, ये पहले अगर हम 4-5 बार करते हैं और फिर बच्चे को ब्रेस्ट पे लगाते हैं तो वो निप्पल उस पोजीशन में रहती है, एंड प्लस बिकॉज ऑफ द एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड इट रिमेन्स इन दैट एंड द चाइल्ड इज एबल टू ब्रेस्ट फीड। तो ये एक इन्वर्टेड निप्पल मेथड हो गई। और दूसरी मेथड में डबल सिरिंज टेक्निक है, तो उसमें हमें 2 सिरिंजेस लगती हैं, वो भी मैं बताती हूँ आपको। वो मैं यहाँ करके नहीं दिखा पाऊंगी अभी, बिकॉज एक पर्टिकुलर जो उसमें लगता है वो मेरे पास नहीं है, बट वो आपको हॉस्पिटल सेटिंग में जहाँ डिलीवरी हुई है वहां आप जरूर वो मांग सकते हैं। 2 नॉर्मल सिरिंजेस लेना है और इन दोनों इसमें से एक का प्लंजर निकाल देना है, ठीक है। और यहाँ पे बीच में एक ट्यूबिंग लगाते हैं। तो आप सबको मालूम है कि नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी में मदर्स को आईवी फ्लूइड लगता है, तो वो जो आईवी फ्लूइड का जो आईवी सेट हम लोग बोलते हैं, जो ट्यूबिंग रहती है, उसमें आखिरी में एक रबर एंड रहता है येलो कलर का, तो छोटा सा वो टुकड़ा इन दोनों के बीच में लगाया जाता है, ठीक है। एंड नाउ अगेन दिस एंड विल कम ऑन टू द मदर्स निप्पल और हम यहाँ से प्रेशर देंगे। तो इसमें फायदा क्या है? इसमें फायदा ये है कि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जब हम ये चीज बार बार करते हैं तो मिल्क भी उसमें आने लगता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये वाली मेथड यूज करूंगी जिसमें मैंने ये ऐसे किया है और फिर मैं इसको निकालूंगी, तो वो मिल्क जो है वो स्पिल ओवर हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। वेयरएज ये वाली मेथड से, बिकॉज वो मिल्क इसमें है और बीच में एक छोटी ट्यूबिंग है और यहाँ पे वो मिल्क फिर कलेक्ट हम कर सकते हैं, तो वो मिल्क भी फिर हम यूज कर सकते हैं। एंड सेकेंडली थोड़ा सा रिलेटिवली लेस पेनफुल टू द मदर है। ये है थोड़ा ज्यादा पेनफुल रहेगा इनिशियली, हाँ। बट एक चीज याद रखना है कि ये कट एंड नहीं लगाना है ब्रेस्ट पे। समटाइम्स मदर्स गलती से इसको नॉर्मल साइड से ही लेके कट एंड ही निप्पल पे लगाती है, तो दैट इज डिजास्टर। हाँ, तो वो नहीं करना है हमें। कट एंड साइड में ये प्लंजर घुसाना है और द अदर जो स्मूथ साइड है वो निप्पल पे लगाना है। तो जैसा कि आपने कहा, ये हमने भी काफी बार सुना है कि सिरिंज मेथड काफी लोग बताते हैं बट बहुत पेनफुल होता है। बट सो इज दैट द ओनली वे? क्या इस केस में निप्पल शील्ड या ऐसी कोई चीज से हेल्प नहीं मिल सकता है? निपल शील्ड कैन हेल्प यू, बट देन निपल शील्ड में क्या होगा कि निपल शील्ड, निपल के ऊपर हम निपल शील्ड लगाएंगे, आपके पास शायद है निपल शील्ड, यू कैन शो आवर व्यूअर्स कि ये निपल शील्ड होती है, तो ये हम उसके ऊपर लगाएंगे, ठीक है। तो उससे वो सक्शन क्रिएट होगा और बच्चा जो है वो ले पाएगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि वो रिट्रैक्टेड निपल जो है वो बाहर आने लगे, वो जो है वो निपल शील्ड से 100% प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो रूट कॉज पे जाने के लिए ये सिरिंज टेक्निक इज यूजफुल एंड फ्यू डेज इनिशियली एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, बाद में वो अच्छे से ऊपर आ जाता है एंड देन यू डोंट नीड टू डू इट फॉर एवर, ऐसा नहीं है। शुरुआत के दिनों में इनिशियली थोड़ा सा करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम्स, थोड़ा सा पेनफुल भी हो सकता है, बट once it comes outside then you don't have to repeat it every time. Okay, fine. So this was the first challenge or the issue. इसके बाद engorged ब्रेस्ट का भी हम लोग सुनते हैं काफी कि एंगॉर्जमेंट हो जाता है, उससे भी प्रॉब्लम होता है सक्शन में, उसका क्या सोल्यूशन? एंगॉर्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब है कि ब्रेस्ट जो है वो पूरी फुल हो जाती है, टेंस हो जाती है, हार्ड हो जाती है, हेवी हो जाती है, ये सारे एलिमेंट्स उसमें आते हैं। तो ये ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इट कैन कम एट वेरियस स्टेजेस, मतलब ऐसा नहीं है कि ये बाद में ही होगा या पहले ही होगा। तो शुरुआत के दिनों में जब हम बोलते हैं कि पहले 2 से 3 दिन कोलोस्ट्रम ही आता है और उसके बाद में मिल्क आना चालू होता है और वो फिर फ्लो बढ़ता है, तो बहुत बार बिकॉज ये मिसकंसेप्शन है कि दूध कम पड़ रहा है, मदर को आ ही नहीं रहा है 2-3 डेज, तो फॉर्मूला या टॉप फीड बेसिकली अगर दिया जाता है बच्चे को तो इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग में डिले हो जाता है। या फिर अगर जहाँ पे ये प्रैक्टिसेस हैं कि उनके इसमें
प्रीलैक्टल फीड्स दिया जा रहा है बच्चे को, हनी दे रहे हैं, शुगर वाटर दे रहे हैं, तो उसकी वजह से भी बच्चे का जो है वो टाइम पे ही इज सेटिस्फाइड, तो द बेबी इज नॉट गोइंग टू बी अगेन पुट ऑन ब्रेस्ट, तो अगेन देयर इज डिले इन ब्रेस्ट फीडिंग। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से इनिशियल कोलोस्ट्रम का तो नुकसान होता ही है कि वो बच्चे को उतना नहीं मिल रहा है, प्लस जब वो मिल्क में कन्वर्ट होने लगता है तब तक के द चाइल्ड हैज नॉट गॉट रेडी टू सक, जितना उसका टेक्निक डेवलप हो जाना चाहिए था बाय द एंड ऑफ डे 3 वो हुआ नहीं है। तो इस वजह से जब मिल्क आना शुरू हो जाता है, तो अब हम जब बच्चे को उसको लगा रहे हैं तो ऑलरेडी देयर इज डिले, मोटिवेशन की कमी है और बच्चा भी तैयार नहीं है, तो ऐसे में जितना मिल्क बन रहा है वो एम्प्टी नहीं कर पा रही है ब्रेस्ट, ठीक है, इस वजह से ब्रेस्ट जो है वो फुल होने लगती है। तो एक्चुअली दिस कुड कम एज अ प्रॉब्लम इन इनिशियल 4-5 डेज ऑल्सो, कि एंगॉर्जमेंट का कंप्लेंट ये फर्स्ट वीक में ही शुरू हो गया। तो इसका एक रीजन ये है कि डिले इन ब्रेस्ट फीडिंग हुआ था, सेकेंडली बेबी को हम लोगों ने ट्रेन नहीं कर पाए पहले 3 से 4 दिनों में, और इसकी वजह से इनएडिक्वेट एम्प्टिंग ऑफ ब्रेस्ट मिल्क होने की वजह से ब्रेस्ट फुल हो रही है। और कभी कभी आगे जाके जब बच्चा 3-4 महीने का, मतलब अब आगे 1 महीने का वगैरह भी हो रहा है, तब भी ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट हो सकता है। वहां पे रीजंस अलग हो सकते हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट रीजन पुअर और रॉन्ग अटैचमेंट भी हो सकता है, कि अगर बच्चा जो है बराबर अटैच नहीं करता है, या फिर बच्चे को जल्दी से हमने ब्रेस्ट पे से निकाल दिया, तो ब्रेस्ट एम्प्टी होने के पहले ही बच्चे को निकाल दिया, तो उसकी वजह से भी ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट हो सकता है। या फिर कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं कि मदर को फीवर आ रहा है तो बच्चे को ब्रेस्ट फीड करने के लिए मत दो, और बच्चे को सेपरेट कर दो करके, तो उस दिन फिर मदर इज यूज्ड टू गिविंग द मिल्क डेली टू द बेबी फॉर अराउंड 6 to 8 टाइम्स इन अ डे, तो वो फिर स्टॉप हो जाने की वजह से द ब्रेस्ट आर गेटिंग फुल देन, एंड इफ द मदर इज नॉट, शी डजंट नो कि शी इज सपोज्ड टू एक्सप्रेस आउट द मिल्क, तो फिर वो वहां पे एंगॉर्जमेंट होता है। तो इसलिए ऐसे मल्टीपल रीजंस की वजह से ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट हो सकता है। अब बात आती है कि इसको हम कैसे मैनेज करें, तो उसमें मैं एक और चीज समझाना चाहूंगी कि ये ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट जो बोला मैंने कि हार्ड हो गई है ब्रेस्ट, हैवी हो गई है, पेनफुल हो गई है, तो इसमें देयर इज अ रिस्क कि वहां पे इन्फेक्शन भी हो सकता है, इन्फ्लेमेशन होके इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो एक सिंपल ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट कैन लीड ऑन टू बिकम एन एक्सेस ऑल्सो, या फिर मेजर प्रॉब्लम टू द मदर, तो इसीलिए इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड एट द राइट टाइम। अब अगेन 2 चीजें आती हैं, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट। तो प्रिवेंशन हमें कैसे करना है कि वी हैव टू अवॉइड प्रीलैक्टल फीड्स, वी हैव टू एजुकेट द मदर इवन बिफोर द डिलीवरी, और डिलीवरी के बाद में भी आसपास के जो उनके साथ में लोग हैं उनको भी बराबर से वी नीड टू एजुकेट देम, दे शुड नो इट इज फाइन कि पहले 2 से 3 दिन दूध कम आएगा, एंड दैट इज बिकॉज इट इज कोलोस्ट्रम, उसके बाद में मिल्क आना चालू होगा। एंड तीसरा है कि देयर शुड नॉट बी एनी डिले इन इनिशिएटिंग ब्रेस्ट फीडिंग, और जितना ज्यादा ब्रेस्ट फीड पे बच्चे को हम फ्रीक्वेंटली लगाएंगे उतना ये ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट का प्रॉब्लम अवॉइड हो सकता है। अब बात आती है कि अगर एंगॉर्जमेंट हो गया है तो क्या करना है। तो एंगॉर्जमेंट अगर हो जाता है तो उसमें एक बहुत यूजफुल चीज है हॉट फोमेंटेशन, हम जिसे बोलते हैं, कि जो वार्म वाटर बैग्स आती हैं, हाँ वार्म वाटर कंप्रेस, वो यूज करके हम वहां का पेन थोड़ा रिलीव कर सकते हैं। ग्रेजुअली मसाज कर सकते हैं, मसाज में डायरेक्शन शुड बी टुवर्ड्स द निप्पल, ब्रेस्ट से टुवर्ड्स द निप्पल आते हैं, ब्रेस्ट से टुवर्ड्स द निप्पल आते हैं, एंड एक्सप्रेसिंग द मिल्क, दैट इज इम्पोर्टेंट, वी नीड टू एक्सप्रेस द मिल्क सो दैट वो जो पूरी टेंस हो गई है ब्रेस्ट वो कम हो सकती है। और एक और चीज यहाँ पे हो जाती है, कभी कभी इतना टेंस हो जाती है कि उसकी वजह से निप्पल फ्लैट हो जाएगी। Yes. So it was not an actual flat nipple, but because of the breast engorgement, flat nipple हो गई है। ग्रिप नहीं मिल पाती है बच्चे को। Yeah. So two problems come together. तो इसीलिए हमें वहां पे थोड़ा एक्सप्रेस मिल्क करके उस एरिया को थोड़ा सा लूजन अप करना है, निपल को स्ट्रेच नहीं होने देना है, फ्लैट होने नहीं देना है, और फिर बच्चे को ब्रेस्ट पे लगाना है। और अगर कुछ अटैचमेंट या पोजिशनिंग में डिस्कम्फर्ट आ रहा है या गलती हो रही है तो वो चेक करना है, so that the child is able to breastfeed properly like this। और साथ में पेन के लिए अगर जरूरत है तो पैरासिटामोल वगैरह एडवाइस किया जा सकता है, बट दिस इज नॉट टू बी डन एज अ सेल्फ मेडिकेशन। या तो आप आपके लैक्टेशन कंसल्टेंट या पीडियाट्रिशियन या ऑब्स्टेट्रिशियन से बात करके फिर ही उसे लेना चाहिए।
तो जैसा कि मैम ने कहा, एंगॉजमेंट काफी केस में अवॉइड हो सकता है बाय गिविंग टाइमली फीड्स टू द बेबी, और अगर हो जाता है तो वट एवर शी हैज सेड कि यू नो यू कैन हैंड एक्सप्रेस इनिशियली, थोड़ा सा दूध हैंड एक्सप्रेस करिए या वार्म कंप्रेस कीजिए, या लाइक शी सेड कि फ्रॉम ब्रेस्ट टू निपल यू कैन मसाज एंड रिलीज दोस क्लॉट्स जैसा फील होता है कभी कभी, सो दैट कैन बी इजीली रिलीज्ड एंड देन यू कैन यू नो सॉल्व द एंगॉजमेंट इशू। इसके बाद में सोर या क्रैक निपल्स का इशू रहता है, साथ ही में कुछ ब्लॉक्ड डक्ट भी का भी इशू रहता है, तो ये क्यों होता है और अगेन इसका क्या सोल्यूशन है? सोर निप्पल या क्रैक निप्पल जब हम बोलते हैं तो यहाँ पे मेजरली जो मोस्ट कॉमन रीजन है इसके पीछे, तो वो रॉन्ग अटैचमेंट है, या फिर मैं कहूंगी कि निप्पल सकिंग हो रही है। तो जो मैंने कहा था कि जब बच्चा जो है ब्रेस्ट लेता है मुंह में, तो निप्पल एंड उसके आजू बाजू का ब्राउन पोर्शन विच वी कॉल एज एरियोला पूरा लेता है अंदर, जितना ज्यादा लेगा उतना अच्छा है। लेकिन इफ द चाइल्ड इज नॉट बीइंग अटैच्ड ऑन द ब्रेस्ट प्रॉपरली एंड द चाइल्ड हैज अडॉप्टेड अ रॉन्ग मेथड, चाइल्ड जो है सिर्फ निप्पल पे भी सक कर रहा है, ऐसा हमें पता चलता है। और ये कंटिन्यूअसली होने की वजह से वहां पे फिजिकल ट्रॉमा होने लगता है, और फिजिकल ट्रॉमा होने की वजह से फिर क्रैक निप्पल होने लगती है। सो दिस विल ऑल्सो हैपन मोस्टली इन द इनिशियल टाइम पीरियड ओनली, जब बच्चा सीख रहा है, माँ सीख रही है कि हाउ द प्रोसेस इज, तो उसी दौरान ही होने की संभावना है। अदरवाइज दूसरा एक और पॉसिबल रीजन होता है कि कभी कभी बच्चों को, मतलब जो बेबीज हैं, वो आफ्टर फ्यू वीक्स उनको ओरल थ्रश होता है। हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं ब्रेस्ट फीड करते हैं तो दूध जो है लगा हुआ दिखता है टंग पे वगैरह, बट वो बाद में थोड़ी देर बाद निकल जाता है। लेकिन इफ यू आर सीइंग कि टंग पे या फिर बच्चे के पैलेट पे आपको व्हाइट कलर का पैच दिख रहा है जो कि कुछ भी किया तो भी निकलता नहीं है, देन दैट इज मोर लाइकली टू बी ओरल थ्रश, या फिर इट्स अ काइंड ऑफ फंगल इन्फेक्शन। तो वैसा कुछ रहा तो वो ओरल थ्रश भी मदर के निप्पल को अफेक्ट कर सकता है, और उसकी वजह से भी सोर निप्पल्स हो सकते हैं। दैट इज अ पॉसिबिलिटी, बट देन दैट कम्स ऑन अ लेटर एज, कि जब बच्चा फ्यू वीक्स का हो चुका है और अगर बच्चे को वो हुआ है तो ही मदर को वो होगा। बट द मोस्ट कॉमन रीजन इज निप्पल्स। एंड हाउ टू डील विथ इट इज अगेन, सबसे पहले प्रिवेंशन में करेक्ट टेक्निक, करेक्ट पोजीशन, करेक्ट अटैचमेंट इज नेसेसरी। एंड दूसरा एक बहुत कॉमनली जो एक मिथ है कि कुछ मदर्स जो हैं बिफोर एवरी ब्रेस्ट फीड दे एक्चुअली वॉश देयर ब्रेस्ट विथ सोप वाटर। तो ये नहीं करना है, हाँ, बिकॉज उन्हें लगता है कि स्वेटिंग की वजह से बोलो या फिर अदरवाइज भी मतलब खराब हो गया है, या फिर वी शुड एंश्योर कि इट शुड बी क्लीन सरफेस, तो इसीलिए बच्चे को हम पहले सोप वाटर से, ब्रेस्ट को सोप वाटर से वॉश करेंगे और उसके बाद में बच्चे को लगाएंगे। बट सोप जो चीज है उसमें देयर आर वेरियस इरिटेंट मटेरियल होता है, तो नेचुरली जब हम रेगुलर डेली सिंगल टाइम जब बात कर रहे हैं, उतना जब आपने केयर ले लिया है ब्रेस्ट का, दैट इज मोर देन इनफ। उसके अलावा अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली सोप वाटर यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग भी रहा है तो आप सिर्फ पानी से हल्का सा कर दीजिए, बट वो भी इट्स नॉट नीडेड, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि सोप वाटर की वजह से वो वहां पे ये हो जाता है। और दूसरा एक और प्रॉब्लम इसमें हो रहा है कि द नेचुरल स्मेल ऑफ द मिल्क जो कि वो ब्रेस्ट के आसपास होती है, जो बच्चा अट्रैक्ट हो जाता है जिससे, वो यहाँ पे नहीं हो पाता है। इट इज रिप्लेस्ड बाय a soap smell which could be deterrent to the child. The child might not like it. तो इस वजह से this could be a new challenge कि एक नया फैक्टर आ गया है, रिजेक्ट करता है, हाँ, रिजेक्ट करता है। तो इस रीजन से हमें ये दो चीजें ध्यान में रखना है। और अगर हो ही जाता है, अगर हमें पता चलता है कि ऐसा हो रहा है, तो इट इज गोइंग टू बी पेनफुल। जब सोर निपल, क्रैक निपल होती हैं तो वो पेनफुल होती हैं बहुत। और ऐसे में हमें ये करना है कि पेन हो रहा है आपको और आपने बच्चे को ब्रेस्ट पे लगाया है, तो जबरदस्ती फोर्सफुली बच्चे को नहीं सेपरेट करना है, इवन इफ इट्स वेरी पेनफुल, बिकॉज द थिंग इज कि वो और ज्यादा एग्रेवेट होगा, वो और ज्यादा वहां पे हार्म हो सकता है। व्हाट हम क्या कर सकते हैं, एक तो आप वेट कीजिए कि बच्चा खुद से छोड़ेगा जब उसका हो जाता है, या फिर इफ इट्स सच अ अनबेरेबल पेन फॉर यू, तो हमने हमारी उंगली जो है
वो बच्चे के उस ब्रेस्ट पे जो वो उसका सकिंग चल रहा है वहां पे डालनी है, ताकि वो जो सील बना था उसको हम ब्रेक कर सके और फिर बच्चा खुद से छोड़ दे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वो जो पेन हमें हो रहा है वो उस टाइम पे हम एटलीस्ट बेयरेबल बना सकते हैं एंड फर्दर इंजरी होने से अवॉइड कर सकते हैं। ये एक चीज हो गई। दूसरा ये कि निपल शील्ड का इस्तेमाल यहाँ पे हम कर सकते हैं कि जब तक के वो एरिया रॉ है और पेनफुल है तो निपल शील्ड यूज करके बच्चे को ब्रेस्ट पे लगाया जा सकता है। या एग्जैक्टली, एंड इट इज एज पूरा सिमिलरली लाइक अ निपल दिखता है, निपल एंड एरियोला वैसे ही दिखता है तो वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा है कि बहुत लोग पूछते हैं कि कुछ क्रीम वगैरह लगाना है क्या, तो एक्चुअली अगर हम क्रीम की बात कर रहे हैं तो अगेन बात वही हो जाती है कि क्या हुआ है उसके जड़ पे जाना बहुत जरूरी है। क्रीम विल प्रोबेबली हेल्प यू आउट ओवर देयर, थोड़ा आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन अगर बच्चे का सिर्फ निपल सकिंग ही चल रहा है तो वो प्रॉब्लम जो है वो कंटिन्यू चलेगी। हाँ, तो इसीलिए फोकस हमें इस बात पे करना है कि इसका रूट कॉज क्या है, कि अटैचमेंट गलत हो रही है क्या बच्चे की, बराबर से नीचे का इवर्टेड लिप दिख रहा है कि नहीं, मैक्सिमम एरियोला मुंह में जा रहा है कि नहीं, ये चेक करना ज्यादा जरूरी है। और अगेन कमिंग बैक टू द गुड प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, इवन यू कैन अप्लाई few drops of the breast milk itself on those sore areas and especially the hind milk, मतलब जब आपके बच्चे का फीडिंग खत्म हो गया है और लास्ट में जो few drops of milk निकलता है वो आप वहीं पे अगर लगाएंगे तो जल्दी वो जगह हील हो जाएगी। Okay, so again in this the best way is prevention. You can check out our episode on how to breastfeed, उसमें हमने different holds discuss किए हैं और जैसा कि मैम ने बार बार हम लोगों ने कहा है कि सही तरीके से बच्चे को होल्ड करना बहुत ही सिंपल सी बात रहती है, हम लोग कभी कभी इग्नोर कर देते हैं, पर वो बहुत जरूरी है ताकि बच्चा सही पोजीशन में रहेंगे, आप कंफर्टेबल रहेंगे और वो लैच प्रॉपरली हो पाएगा तो ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। और दूसरा फन फैक्ट जैसे कि हमको बताया मैम ने, ये सोप वाटर या इवन ऐसा भी कहा जाता है कि न्यू मदर्स ने परफ्यूम यूज नहीं करना चाहिए। हाँ, एक्चुअली दैट्स ट्रू, बिकॉज द स्मेल ऑफ ब्रेस्ट मिल्क इज सिमिलर टू द एमनियोटिक फ्लूइड और बच्चा जब आपके पेट में था तो ही इज फेमिलियर विद दैट स्मेल, दैट इज इट्स अ कोजी एंड इट्स अ कंफर्टिंग थिंग फॉर द चाइल्ड व्हिच इज आल्सो व्हाई द चाइल्ड फीड्स। तो डोंट डू एनीथिंग टू मास्क दैट स्मेल, टू मास्क दैट द बॉन्ड। तो ये सारी चीजें हैं जो हमने डिस्कस की अभी। तो इन ऑल दीस केसेस एक और चीज मुझे यहाँ बताना चाहती हूँ मैं, इन ऑल दीज थ्री थिंग्स कि जहाँ पे हम एक्सप्रेस करने की बात कर रहे हैं, इवन सोर निपल्स के टाइम भी अगर ऐसा हुआ, आपको लगा कि इट्स वेरी पेनफुल फॉर यू, तो आप वहां पे भी एक्सप्रेस करके फिर बच्चे को दे सकते हैं ऑन दैट पर्टिकुलर ब्रेस्ट, अगर सिर्फ एक ही साइड में वो प्रॉब्लम है। लेकिन ऑलवेज रिमेम्बर व्हेन वी आर गिविंग एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क, इट हैज टू बी वाटी स्पून और कटोरी चम्मच, डोंट गो फॉर बॉटल. It is further going to create more problems in your this because of nipple confusion. This also we have discussed in our previous episode, so go through it if you have any doubts. तो और यहाँ पे हमने common trend देखा है कि prevention ही इन सब चीजों का best उपाय रहेगा. Some things are obviously not in our control, but otherwise जितना हो सके उसे prevent करना चाहिए. तो next issue था blocked ducts जो रहते हैं उसमें क्या होता है, कैसे होता है? Blocked ducts is on the lines of engorged breast only. जैसे when you said yourself कि engorged breast में कभी कभी lumps हो जाते हैं, तो blocked ducts is like that कि जिसमें आपका पूरा breast involved नहीं है, लेकिन a particular quadrant, अगर हम उसे 4 quadrants में divide करें, तो in some particular area you will find that there is this hard lumpy thing जो कि थोड़ा painful भी हो सकता है, बट हमें एक चीज याद रखनी है कि इसके साथ फीवर नहीं आएगा। अगर इसके साथ फीवर आ रहा है दैट मींस इट इज समथिंग एल्स, एग्जैक्टली। तो इसलिए इट कैन बी अ हार्ड लंपी आइसोलेटेड प्लेस ओवर द ब्रेस्ट एंड इट कुड बी पेनफुल, सो ब्लॉक डक्ट वो रहेगा। और इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि जो ब्रेस्ट होती है उसमें देयर आर वेरियस लैक्टिफेरस साइनसेस एंड डक्ट्स, जो सब इस जो ओपनिंग है ब्रेस्ट का निप्पल है वहां पे आके कन्वर्ज होते हैं, ठीक है। और जो बच्चे का जो सकिंग एबिलिटी है वो पूरा मुंह उसके ऊपर लगाने की वजह से द चाइल्ड हैज दैट एबिलिटी कि वो हर क्वाड्रेंट से हर डक्ट को ला सकता है अपनी तरफ, मतलब वहां के मिल्क को खुद के मुंह की तरफ खींच सकता है।
लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि द चाइल्ड इज नॉट ऑलवेज सकिंग करेक्टली, या फिर बच्चे का अटैचमेंट सही नहीं हो रहा है, तो कुछ क्वाड्रेंट्स का मिल्क जो है वो बराबर से रिलीज नहीं हो पा रहा है, और फिर वहां पे वो ब्लॉक होके जो चीज पूरे ब्रेस्ट के साथ हुई थी वो इंस्टेड ऑफ दैट एक पर्टिकुलर एरिया में होती है। इसीलिए इसका मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट भी सिमिलर टू व्हाट एनगॉर्जमेंट ही है, कि उतने पोर्शन में हमने हॉट कंप्रेसेस देना है, वेट वार्म कंप्रेसेस देना है, या फिर दूसरा हम हल्का मसाज कर सकते हैं एंड ग्रेजुअली उस ब्लॉक डक को रिलीज करने की कोशिश कर सकते हैं, एंड देन टुवर्ड्स द निप्पल की डायरेक्शन में मसाज करना है ताकि वो मिल्क का फ्लो टुवर्ड्स निप्पल आ सके और फिर बच्चे को हम ब्रेस्ट फीड कर सके। एंड लुकिंग इनटू द अटैचमेंट ऑफ द चाइल्ड, कि ऐसा कुछ हो रहा है क्या कि बच्चा हो सकता है कि जैसे क्रॉस क्रैडल और क्रैडल पोजीशन है, तो मदर राइट साइड में लेती है तब क्रैडल लेती है और फिर लेफ्ट में क्रॉस क्रैडल लेती है, तो उसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है क्या कि बच्चा जो है एक एक ब्रेस्ट पे शायद अच्छे से नहीं फीड कर पा रहा है, दूसरे पे अच्छे से कर रहा है, तो वो जो नुआंसेस है वो हमें वहां चेक करने पड़ेंगे। एंड वो चेक करने पे हमें समझेगा कि बच्चे की अटैचमेंट में अगर कुछ इश्यू है तो उससे फिर एड्रेस किया जा सकता है। तो सिमिलर टू एंगोर्ज ब्रेस्ट, बट इसमें अगर आपने कहा कि अगर फीवर होता है तो दिस कैन बी दिस कैन से दैट देयर इज एन इन्फेक्शन, तो वो क्या क्या इन्फेक्शंस रह सकते हैं, उसका क्या सोल्यूशन होता है? इन्फेक्शन की जब हम बात करते हैं तो एक जैसे मैंने कहा कि एनगॉर्जमेंट हो रहा है तो दैट बिकम्स अ रिस्क फैक्टर। सिमिलरली अगर ये ब्लॉक डक्ट है तो दैट विल बिकम अ रिस्क फैक्टर फॉर इन्फेक्शन। तो उसका कारण ऐसा है कि जैसे एनगॉर्ज ब्रेस्ट है, पेन हो रहा है, तो मिल्क हम बच्चे को अगर ब्रेस्ट पे नहीं लगा रहे हैं बिकॉज इट इज पेनफुल, तो वो फर्दर एनगॉर्ज हो रही है। तो एनगॉर्जमेंट में क्या होता है, एनगॉर्जमेंट में बेसिकली पूलिंग होता है, पूलिंग ऑफ मिल्क हो रहा है, पूलिंग ऑफ ब्लड सप्लाई भी हो रहा है। ठीक है, तो अगर वहां पे जो है निपल सोर अगर हो जाती है तो दैट बिकम्स अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, की वहां से इन्फेक्शन जा सकता है। या फिर पूलिंग ऑफ ब्लड, पूलिंग ऑफ मिल्क की वजह से वहां पे इन्फ्लेमेशन हो सकता है और फिर इन्फेक्शन हो सकता है। तो जब हम इन्फ्लेमेशन होता है तो उसे मैस्टाइटिस बोलते हैं, और जब इन्फेक्शन होता है तो इट कैन गो अप टू द लेवल ऑफ फॉर्मिंग एन एब्सेस आल्सो। So yeah, that is something which could be very painful and a difficult time for the mother, and उसका treatment भी थोड़ा ज्यादा दिन चल सकता है। The mother even sometimes might need hospitalization on in that case, क्योंकि उसमें fever आता है। So infection में most important thing है fever आ रहा है, उसके बाद में similar to breast engorgement heavy breast हो जाती है, उस बहुत redness आ जाता है, और टच करने पे भी बहुत टेंडरनेस होती है। ये सारे प्रॉब्लम्स उसमें होते हैं। तो इसमें हमें सबसे इम्पोर्टेंट, इट कुड बी अ 4-pronged मैनेजमेंट हम लोग उसको बोलेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो आता है दैट इज सपोर्टिव काउंसलिंग टू द मदर, बिकॉज whatever might be the reason, there could be 100 reasons behind that why it has happened, बट मदर को यहाँ पे सेल्फ डाउट नहीं आना चाहिए कि इसमें मेरी गलती है या फिर ऐसा हुआ वैसा हुआ। 100 people giving 100 reasons and giving their own advices, तो उसमें मदर जो है, मदर का कॉन्फिडेंस कम हो सकता है, और जो मदर इतनी मोटिवेटेड थी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए वो वहां पे इशू आ सकता है, एंड शी माइट ब्रेक हर जर्नी ओवर देयर। तो इसलिए काउंसलिंग यहाँ पे बहुत जरूरी है कि इट इज फाइन इफ दिस हैज हैपेंड, यू कैन ओवरकम दिस एंड देन कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग द चाइल्ड। Even in that breast abscess situation, or means in that mastitis situation also, in infection situation also, you can breastfeed the child. तो हाँ, तो उसमें जो दूसरा हमारा एलिमेंट आएगा वो है इफेक्टिव मिल्क रिमूवल। तो अगेन कैसे करेंगे हम, या तो हम हैंड एक्सप्रेस कर सकते हैं, या ब्रेस्ट पंप यूज करके हम कर सकते हैं, या फिर तीसरा अगर उतना उस लेवल का डिस्कम्फर्ट नहीं है तो हम बच्चे को भी ब्रेस्ट पे लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली इट इज वेरी पेनफुल, और तो बेटर यही रहेगा कि हम एक्सप्रेस करें, सो दैट इफेक्टिवली मिल्क रिमूव होते रहेगा, तो वहां का ब्लड सप्लाई जो है वो फ्लो मेंटेन रहेगा। और जो इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए तीसरा एलिमेंट हमारा आएगा एंटीबायोटिक्स का, तो वो अकॉर्डिंग टू द जो एडवाइस रहेगी वो फॉलो किया जाएगा। एंड चौथा थोड़ा सपोर्टिव मैनेजमेंट, तो सपोर्टिव में आएगा कि पेन रिलीवर्स जैसे मेडिसिन होते हैं वो, फिर वहां पे अगर जैसे मिल्क निकालने के बाद में थोड़ा सा ठीक लगेगा तो हल्का मसाज कर सकते हैं। तो ये चीजें भी वहां पे की जा सकती हैं।
तो इस तरीके से ये चीजें हैं, जिसमें से सबसे दो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स जो हमारे हाथ में वो हैं कि काउंसलिंग द मदर एंड एडिक्वेट एम्प्टिंग ऑफ मिल्क। और जो बाकी दो चीजें हैं वो दवाइयां हैं, एंटीबायोटिक्स एंड पेन रिलीवर्स। तो ऐसे ये चारों एलिमेंट्स से हम ये इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। So infection need not be the end of your breastfeeding journey. और हाँ, सपोर्ट इनफैक्ट लैक ऑफ सपोर्ट इटसेल्फ इज अ चैलेंज, कि जिस वजह से मदर्स इच्छा होती है बहुत, क्योंकि हर किसी को लगता है कि इट्स अ वे इन विच यू बॉन्ड विथ योर चाइल्ड, एंड सो हर किसी की इच्छा होती है, बट देयर आर सम रीजंस ड्यू टू व्हिच यू कांट, बट लैक ऑफ सपोर्ट के कारण ऐसा ब्रेक जर्नी नहीं होनी चाहिए, इसका हमने ध्यान देना चाहिए. As much as possible, we should support the mother in her journey and not let her doubt herself. Yes. That is another very important thing that you said, because we see this very often. कि खुद में डाउट आ जाता है कि I'm not able to do this for my child, या शायद I'm doing it wrong and all that. So, yeah. So, और एक और चीज मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि because this has the element of infection, fever, तो हाइड्रेशन पे भी फोकस करना बहुत जरूरी है. नॉर्मली ही हम मदर्स को बताते हैं कि आपको आपका इंटेक बढ़ाना है, लिक्विड का इंटेक बढ़ाइए बिकॉज यू आर लैक्टेटिंग मदर. लेकिन इस यहाँ पे जहाँ फीवर आ रहा है, जहाँ पे इतना ज्यादा स्ट्रेस है, तो वहां पे और ज्यादा डिहाइड्रेट होने के चांसेस हैं. तो इस वजह से मदर ने जो है फ्लूइड इंटेक पे बहुत फोकस करना चाहिए ड्यूरिंग दिस पीरियड. एंड फ्लूइड इंटेक बॉडी में अच्छा होने की वजह से हीलिंग प्रोसेस भी फास्ट होती है. तो इसलिए फ्लूइड इंटेक बहुत ही ज्यादा जरूरी है. ओके, सो अनदर लाइफस्टाइल चेंज दैट वी कीप सेइंग, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ. तो ये तो हुई मदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो अभी हमने डिस्कस की. ऐसे क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बेबी में जिसके वजह से ब्रेस्ट फीडिंग में डिफिकल्टी आए? जब हम बात करते हैं चैलेंजेस इन ब्रेस्ट फीडिंग के, कभी कभी हम ये वाला कंपोनेंट भूल ही जाते हैं कि ऑन द पार्ट ऑफ द बेबी भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं जो कि अनअवॉइडेबल रह सकते हैं, या फिर जो ऐसे हैं कि जो हमारे हाथ में नहीं है. सो दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस आर देयर विद रिस्पेक्ट टू बेबीज. तो उसमें सबसे पहले जो मैं बताना चाहूंगी कि वो है प्री टर्म बेबीज. सो जो बेबीज प्री टर्म डिलीवर होते हैं एंड इफ दे आर सो स्मॉल, प्लस उनको अगर ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है तो वो एनआईसीयू में उनका लंबा समय चलता है. तो ऐसे टाइम में मदर एंड बेबी अलग अलग हैं. और इनिशियल के कुछ दिनों में जो है मदर मतलब बच्चे को इवन मिल्क जो है नहीं दिया जा रहा है, इफ इट्स लाइक दैट, या फिर अगर दे भी रहे हैं तो उसका रिक्वायरमेंट बहुत कम है. तो ऐसे टाइम पे मदर को अगर मिल्क आने लगता है और अगर मदर मिल्क नहीं निकालती है तो एनगॉर्जमेंट वाला जो इश्यू हमने अभी डिस्कस किया था वो हो सकता है. वेयर एज इफ वैसी प्रॉब्लम्स ना हो तो ग्रेजुअली जब बाद में जब बच्चा रिकवर होने लगता है और मदर को भी बताया जाता है कि आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड दे सकते हैं, अब वहां पे ये ट्रांजिशन आता है. तो ट्रांजिशन में बहुत सारी चीजें बेबी को भी सीखनी पड़ती हैं. प्लस बेबी बहुत छोटा है, बेबी की एबिलिटी, सकिंग एबिलिटी कम रहती है. सकिंग एंड स्वॉलोइंग का कोऑर्डिनेशन बच्चों को आना चाहिए. फिर उसके बाद में बच्चा जल्दी थक जाता है, ये भी देखा जाता है, क्योंकि बच्चे को जो है ट्यूब फीडिंग की आदत रहती है, ट्यूब से दिया जाता है, तो खुद से एफर्ट्स लेके फीड करना भी बच्चे को डिफिकल्ट होता है. इसलिए बहुत बार फिर ऐसी मदर्स को बताया जाता है कि नॉन न्यूट्रिटिव सकिंग किया जाए. तो नॉन न्यूट्रिटिव सकिंग क्या होता है? तो जैसे सपोजिटली एग्जांपल दूंगी मैं कि बेबी है, ही हैज रिकवर्ड आउट ऑफ ऑल व्हाटएवर कॉम्प्लिकेशंस ही हैड ड्यूरिंग द इनिशियल डेज, और अभी सिर्फ और सिर्फ उसके फीड पे फोकस किया जा रहा है, बट स्टिल द बेबी इज इन एनआईसीयू. तो मदर्स आर टोल्ड कि आप जो है दूध निकाल के दीजिए, फिर हम वो बच्चे को देंगे. तो इसमें मदर पूरा ब्रेस्ट एम्प्टी करके दूध देती है. अब एम्प्टी करने के बाद में जब एम्प्टी ब्रेस्ट पे हम बच्चे को लगाते हैं सक करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज नॉन न्यूट्रिटिव सकिंग. तो द रीजन बीइंग दिस कि यहाँ पे ब्रेस्ट एम्प्टी है तो बच्चा जो उस पे लेगा तो उसे मिल्क नहीं मिल रहा है, लेकिन हम बच्चे को ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि बच्चे को ये सकिंग की आदत पड़े, बच्चे को ये जो मैकेनिज्म है, ये जो बॉन्ड है बिटवीन द ब्रेस्ट एंड द माउथ ऑफ द बेबी, वो बच्चे को समझ में आए कि क्या टेक्निक है, कैसे सक करना है, वो बच्चा सीख सके. तो ये दिस हेल्प्स अ लॉट इन शिफ्टिंग टू ब्रेस्ट फीडिंग. इसीलिए ट्रांजिशन पीरियड में ये नॉन न्यूट्रिटिव सकिंग व्हेन द बेबी इज इन एनआईसीयू इटसेल्फ तभी शुरू हो जाना चाहिए.
और अगर ऐसा होता है कि मदर्स को बेबी जब दिए जाते हैं, घर लेके जाते हैं डिस्चार्ज के बाद, तब इट्स अ मिक्स थिंग कि मोस्टली उन्हें वाटी स्पून से ही दिया जाता है। तो बहुत सारी मदर्स को लगता है कि अब बच्चा कैसे क्या ब्रेस्ट फीड कर पाएगा, लेकिन आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसका मतलब आपको मिल्क आ रहा है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये चीज पे ध्यान देना है कि बच्चे को आदत लगानी है। एंड तो वो थोड़ा सा टाइम ले सकता है बच्चा, और बच्चा ऑलरेडी प्रीटर्म है, वेट कम है, तो थोड़ा ग्रेजुअली हमें उसके ऊपर जाना है। एंड देन द चाइल्ड कैन बी शिफ्टेड टू ब्रेस्ट फीडिंग कम्प्लीटली। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एनआईसीयू बेबीज हैं या प्रीटर्म बेबीज हैं तो उनको ब्रेस्ट फीड नहीं दिया जा सकता है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है फ्रॉम द पार्ट ऑफ बेबीज। फिर उसके बाद दूसरा जो एक कंसर्न आता है, दैट इज अबाउट टंग टाई। तो इट्स अ वेरी अनकॉमन थिंग, मतलब इतना उसके बारे में मालूम नहीं है। और इवन बहुत से मिसकंसेप्शंस ऐसे भी हैं कि टंग टाई का जो प्रॉब्लम आता है वो आगे जाके आता है, जब बच्चे को बात करनी है, व्हेन द चाइल्ड इज 1+, तब जब बात करना शुरू करेगा तब बच्चे को प्रॉब्लम आना शुरू होगा। या फिर जब बच्चा बाकी की चीजें खाता है, सॉलिड फूड और ये सब चीजें, तब चबाने, च्यूइंग और वो सब जो स्टेप्स हैं उसमें बच्चे को प्रॉब्लम आएंगी। बट ऐसा नहीं है, टंग टाई की प्रॉब्लम्स ये ब्रेस्ट फीडिंग में भी आ सकती हैं। और उसका रीजन ये है कि इसके लिए मैं समझाना चाहूंगी कि टंग टाई होता क्या है। ये हमारी टंग है, ठीक है, तो ये इजीली मूव करती है, ठीक है, मैं ऐसे बताऊंगी। ये नीचे का जॉ है, ये टंग है, तो ये इजीली मूव कर पाती है, ठीक है। और जैसे हमने बात की थी कि ब्रेस्ट फीडिंग में जो है टंग की मूवमेंट ऐसी होती है कि बच्चा जो है उसमें से पूरा मिल्क ये निकाल पाए। तो टंग और ये जॉ के बीच में एक ऐसा टैग रहता है, जिसको फ्रेन्यूलम बोलते हैं, ये ऐसा टैग रहता है। तो जब टंग टाई होता है तो ये वाला टैग जो है ये ज्यादा थिक होता है, और इसकी वजह से जो है और ज्यादा एंटीरियरली प्लेस्ड रहेगा, तो इसकी वजह से टंग की मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्ट रहेगी। जितना फ्रीली टंग मूव करनी चाहिए उतनी मूव नहीं कर पाती है। तो ये जो निप्पल है जिसके ऊपर बच्चे ने मुंह डाला है और ये बच्चे की टंग है, तो ये जितनी इजीली मूव होनी चाहिए उतनी मूव हो नहीं पाती है। इसीलिए फिर ब्रेस्ट फीडिंग में इश्यूज आना शुरू होते हैं। एक तो बच्चा जो है अच्छे से सक नहीं कर पाता है, जल्दी थक जाता है क्योंकि एफर्ट्स ज्यादा देने पड़ते हैं, इरिटेबिलिटी बच्चे को हो सकती है, या फिर द बेबी माइट एंड अप डूइंग जस्ट निप्पल सक, और उसकी वजह से मदर को फिर सोर निप्पल या फिर क्रैक निप्पल होना शुरू होता है, या फिर इनएडिक्वेट एम्पटिंग होता है, क्योंकि इवन दो मदर को मिल्क आ रहा है बेबी उसे ले नहीं पा रहा है, तो फिर एनगॉज ब्रेस्ट और ये सारे इश्यूज मदर को आ सकते हैं। एंड इवन द बेबी माइट आल्सो फेस अ डिफिकल्टी दैट इवन दो द बेबी हैज द एबिलिटी, द स्ट्रक्चर टू फीड एंड सक, बट वो नहीं कर पाने की वजह से बच्चे का वेट गेन भी हैम्पर हो सकता है। तो इतनी सारी चीजें ये टंग टाई की वजह से हो सकती हैं, और ये टंग टाई बहुत बार अननोटिस्ड हो जाता है। तो कैसे समझ में आएगा कि टंग टाई है और उसका क्या सोल्यूशन है? एक्चुअली मोस्टली जो है हम अटैचमेंट पे फोकस करना चाहिए कि बच्चा जो है लैच बराबर हो रहा है क्या। अगर बच्चे की लैचिंग में कुछ इश्यूज हैं तो फिर उस पे जब हम फोकस करेंगे तब हमें पता चल सकता है कि ये प्रॉब्लम जो है टंग टाई की हो सकती है। एक और कॉमन चीज देखी जाती है कि जब बच्चा रोता है तब आप देख सकते हैं कि आ है और जो टंग है बच्चे की वो ऐसी फरोड़ हो रही है, मतलब उसमें गड्ढा पड़ रहा है सामने की तरफ। तो दैट विल हैपन बिकॉज उसे टंग टाई है। हाँ, तो फिर भी यस या फरोइंग ऑफ टंग बोलते हैं, या फिर इवन हार्ट शेप भी हो जाती है टंग ऐसे सामने की तरफ। गॉट इट। तो वैसा कुछ दिखने मिल सकता है, लेकिन द बेस्ट थिंग इज कि टू गेट द डाउट क्लियर्ड बाय गोइंग टू योर पीडियाट्रिशियन एंड आस्किंग देम कि हमारा बाकी सब तो ठीक दिख रहा है फिर भी क्यों फीडिंग में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप इन रिकॉग्नाइजिंग द टंग टाई। और अगर हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं तो फिर हम एक चीज यहाँ पे एक अलग मेथड यूज कर सकते हैं जो कि है लेड बैक पोजीशन ऑफ फीडिंग। उसका रीजन ये है कि लेड बैक पोजीशन जो हमारी रिक्लाइनिंग पोजीशन है उसमें अगर हम बच्चे को फीड कर रहे हैं तो ये जो टंग है बाय ग्रेविटी नीचे की तरफ आती है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा बच्चे को बेटर हो जाता है सकिंग करने के लिए।
So that could be just a small way of helping the baby out over there. दूसरा निपल शील्ड हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि सोर निपल या निपल सकिंग जो बच्चा कर रहा था वो वहां पे नहीं होगा, तो निपल शील्ड थोड़ा हेल्प कर सकता है. Otherwise, then the option is to express the breast milk and feed the baby. And the best option will be to get that tongue tie released. Okay. हाँ, बट यहाँ एक चीज समझना जरूरी है कि सभी टंग टाई वाले बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग में इश्यू होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है. और अगर ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से चल रही है तो उस टाइम पे टंग टाई रिलीज करना इज नॉट इवन और टंग टाई रिलीज करने से 50 to 60% प्रॉब्लम ऑफ दैट बेबी विथ रिस्पेक्ट टू टंग मूवमेंट सॉल्व हो जाता है. तो आपका जो भी ब्रेस्ट फीडिंग का इश्यू चल रहा है वो एटलीस्ट half of it will be solved if that tongue tie release has been done. बस एक पोजीशन वाला पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि laid back में it is easier for the baby also to feed in that position. Yeah. तो ये तो हुआ preterm babies tongue tie, और एक cleft lip भी होता है, इसके वजह से भी हमने सुना है कि फीडिंग में प्रॉब्लम होती है. तो ये क्या होता है? तो क्लेफ्ट लिप की जब हम बात करते हैं तो ये एक्चुअली हमारे जो हमारी ह्यूमन बॉडी जब पेट में डेवलप होती रहती है, वहां पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ माल फंक्शन हो जाने की वजह से वैसा होता है. नॉर्मली हमारे ये जो फेस है ये दो हिस्से हैं और ये जुड़ते हैं, और अगर ये जुड़ नहीं पाए तो यहाँ पे लिप, यहाँ पे क्लेफ्ट आ सकता है, मतलब ब्रेक हो सकता है. कभी कभी लिप बराबर होता है लेकिन अंदर जो हमारा पैलेट है, जो टाड़ू हम जो बोलते हैं मराठी में, तो उस टाड़ू वो भी दो हिस्से हैं पूरा फेस के, तो वो भी जुड़नी चाहिए. अगर वो भी नहीं जुड़ पाई तो वहां पे क्लेफ्ट पैलेट आता है, मतलब क्लेफ्ट इज अ डिप्रेशन इन अ पर्टिकुलर थिंग. तो इसीलिए अगर इसमें ब्रेक आ गया तो वो क्लेफ्ट लिप हो गया, अगर ये पैलेट में आ गया तो क्लेफ्ट पैलेट आ गया. तो अब इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या होंगी? तो जैसे हम जानते हैं कि ब्रेस्ट पे बच्चा जब सक करता है तो लिप विल हेल्प इन सीलिंग. तो अगर लिप क्लेफ्ट है तो वो सील नहीं हो पाएगा. दूसरी बात है कि इवन विद रिस्पेक्ट टू द पैलेट ऑल्सो, कि और स्पेशली यहाँ मैं बताना चाहती हूँ कि दो टाइप के पैलेट होते हैं हमारे, सॉफ्ट पैलेट एक होता है और एक हार्ड पैलेट होता है. तो दोनों में भी ये क्लेफ्ट पैलेट का प्रॉब्लम आ सकता है. तो ये क्लेफ्ट पैलेट अगर रहेगा तो बच्चा अगर सक भी कर रहा है लेकिन यहाँ पूरा ऐसे गैप है, तो जो वो एक सील, एक सक्शन डेवलप होता है जिससे बच्चा जो है जब टंग मूवमेंट से दूध खींच रहा है तो वो दूध मुंह में आता है, वो कंप्लीट नहीं हो पाता है. तो इस वजह से इसमें प्रॉब्लम जाती है. सो जब हम बात करते हैं कि पैलेट में ब्रेक है तो कभी कभी वहां से जो मिल्क है ऊपर आपके नोज में भी जा सकता है और बच्चे की नाक में से दूध निकल सकता है. या फिर बिकॉज जैसे मैंने बोला क्लेफ्ट लिप की वजह से सील ना होने की वजह से मुंह में से भी नीचे दूध ड्रिप हो सकता है. तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं बिकॉज ऑफ द क्लेफ्ट पैलेट एंड क्लेफ्ट लिप की वजह से. अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए? तो नॉर्मली क्लेफ्ट पैलेट क्लेफ्ट लिप आपको इमीडिएटली आफ्टर बर्थ पता चल जाता है. बहुत रेयर केसेस जिसमें अंदर पैलेट में अंदर जाके क्लेफ्ट है वो मिस हो सकता है, एंड फ्यू डेज में जब बच्चा फीड बराबर नहीं ले रहा है तो वो पता चलता है. अदरवाइज वो सामने से दिखने वाली चीजें वो एट बर्थ पता चल जाती हैं. तो यहाँ पे हमें डेंटिस्ट की हेल्प मिलती है बिकॉज दे मेक अ ऑब्ट्यूरेटर प्लेट. ऐसी प्लेट बनाई जाती है विच इज सिमिलर टू द पैलेट. और उसको एक यहाँ पे एक ऐसे स्टील का एक होल्डर जैसे रहता है जिससे आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं. तो वो हम बच्चे के मुंह में घुसाते हैं ताकि इट रिप्लेसेस द डिफेक्टिव पैलेट. हाँ, और फिर उसको फिर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग पे लगाया जा सकता है. तो ये प्रोसेस थोड़ा टाइम लेती है क्योंकि वो बनेगा वो प्लेट, फिर वो बराबर से बच्चे के साइज का होना चाहिए, और फिर वो बार बार बदलना भी पड़ता है क्योंकि क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट का ऑपरेशन भी बाद में होता है, इमीडिएट बर्थ वाले टाइम पीरियड में नहीं होता है. मोस्टली व्हेन द बेबी इज अराउंड 6 month 8 month उस एज पे ये होता है. तो उस दौरान एक तो ये ऑब्ट्यूरेटर प्लेट का इस्तेमाल करके ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट किया जा सकता है, या फिर कभी कभी अगर एक बहुत ही छोटा सा पैलेट में एक छोटा सा है जिससे इतना प्रॉब्लम नहीं है तो उसमें मदर को अगेन जो मैंने बोला आपको कि लेड बैक पोजीशन जैसे ही दूसरी एक सिमिलर काइंड ऑफ चीज आएंगी
थोड़ा सा जिसमें हम बोलेंगे कि इट्स अ फुटबॉल पोजीशन, बट उसमें थोड़े से चेंजेस किए हुए हैं। तो जैसे फुटबॉल में जो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये हम ऐसा लेते हैं ना बेबी फुटबॉल हाँ, में, तो जैसे अगर बेबी जो है बिकॉज ऑफ द क्लेफ्ट समटाइम्स द बेबी माइट बी एबल टू ब्रेस्ट फीड ऑन वन पर्टिकुलर ब्रेस्ट, कि वहां वो सील हो रही है वो जगह, क्योंकि ओके क्लेफ्ट ओके, कभी इधर होता है कभी इधर होता है। हाँ, कभी कभी एक ब्रेस्ट पे बच्चे को जम रहा है और दूसरे ब्रेस्ट पे नहीं पॉसिबल नहीं हो रहा है। जम रहा है, तो उस सिचुएशन में जहां हो रहा है वहां पे तो आपने नॉर्मल क्रैडल या क्रॉस क्रैडल हाँ, पोजीशन है, और फिर उसी पोजीशन में आपने इसको ऐसे वर्टिकल ओके, हाँ, कर देना। इट्स अ मॉडिफाइड फुटबॉल, फुटबॉल पोजीशन, ओके गॉट इट। ठीक है, या तो उसको स्ट्रैडल उसी पोजीशन। साइड का फील होगा और हाँ, गॉट इट। एग्जैक्ट। और थोड़ा सा वर्टिकल है तो वो जो लेड बैक पोजीशन जैसे हमने टंग टाई में बात की थी उसी टाइप का वो हो जाता है। तो उससे वो जो नाक में जाने वाला प्रॉब्लम है वो भी हाँ, नहीं वो होगा, भी नहीं क्योंकि होगा, वर्टिकली बच्चा फीड कर रहा है तो एकदम से नाक में उतना जाने का रिस्क रिस्क नहीं नहीं है। है, ओके, तो ये ऑप्शंस चूज किए जा सकते हैं, बट दीज आर टू बी डिस्कस्ड विथ योर डॉक्टर। डू नॉट डू एनीथिंग बाय योर ओन, ठीक है। इनिशियल पीरियड में इट इज ऑलवेज बेटर टू एक्सप्रेस द मिल्क आउट एंड देन गिव इट टू द बेबी बाय यूजिंग अ वाटी स्पून और सो। लेकिन दिस इज हाउ वी कैन फीड द बेबी इफ द बेबी हैज क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट। ओके। सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स एक्चुअली कि छोटा सा कुछ ट्वीक करके भी हम बच्चे को हेल्प कर सकते हैं और कुछ इश्यूज सॉल्व कर सकते हैं। बट देयर आर सम थिंग्स लाइक यू सेड यू कैन नेवर बी टू प्रिपेयर्ड। आप कितना भी तैयारी कर ले तो देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल। उसके लिए सबसे सही होगा कि आप एक्सपर्ट्स का ओपिनियन ले, उनसे हेल्प ले। आपके पीडियाट्रिशियन या लैक्टेशन कंसल्टेंट या जो भी सही व्यक्ति है उनके पास जाकर उनसे सपोर्ट ले। जितना जल्दी लेंगे उतनी आसानी से आपको वो प्रॉब्लम ओवरकम करने में मदद होगी। तो आज हमने देखा कि क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग में, एक माँ के तरफ से क्या चैलेंजेस होते हैं और एक बेबी के साइड से क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। तो ऐसे ही हम और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें ब्रेस्ट फीड के बारे में डिस्कस करते रहेंगे। आई होप आपको ये बहुत ही इंफॉर्मेशनल सेशन था, आपको इससे जरूर फायदा होगा। अगर कुछ भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है तो प्लीज हमें बताइए और हम उनका जवाब हमारे एक्सपर्ट से पूछेंगे। एंड थैंक्स वंस अगेन पल्लवी, थैंक यू सो या मच थैंक फॉर यू। joining us. Thank you so much.